हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन का आज अगला लेक्चर। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे टॉपिक के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, सेंटर ऑफ मास पे भी आते हैं एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे भी आ जाते हैं। सो बेसिकली हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन और साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एप्लीकेशन उसको बोलते हैं कोलिजन। तो उसको उस चीज को भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कोलिजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, देखिए अब सेंटर ऑफ मास में ना कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और कौन सी बातें हैं, एक चीज समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से। देखिए अगर मान लीजिए आपको आरसीएम निकालना है, आरसीएम क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है और आपको याद रखना है, और वो कितना है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, या मान लीजिए आगे भी बढ़ रहे हैं तो डैश 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 डिवाइडेड बाय m1 m2 और ये सो ऑन। डन है यहां तक। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं VCM लिखता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं बेटा, VCM। तो VCM में आ जाएगा मेरा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और इसको भी मैं सो ऑन कर सकता हूं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। सर ये सो ऑन क्या है, मान लो 3 पार्टिकल है तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 है तो चारों को जोड़ देंगे, 5 है तो पांचों। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे ही जैसे आरसीएम और वीसीएम का, वैसे एक्सेलरेशन का भी आएगा, एसीएम का भी आएगा। तो ये बात आपको एक तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं किसकी, जैसे हमारा आरसीएम हो गया, हमारा वीसीएम हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आरसीएम से बेटा ना 2 चीजें और निकल के आती है। लेट सपोज कि आपने डायरेक्टली एक्सीएम और वीसीएम, एक्सीएम और वाईसीएम पूछ लिया। तो एक्सीएम क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। भाई आरसीएम तो सीधा वेक्टर फॉर्मेट में आएगा या हर एक एक्सिस पे आएगा। या हम बात कर रहे हैं हमारे पास किसमें, सिर्फ एक्स अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कितना आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको पता होना चाहिए। और बड़ी बात क्या है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो एक ही टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ हर बार कुछ अलग चीज सिखा रहा हूँ या हर बार कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ। हर फॉर्मूले के अंदर हर फॉर्मूला एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आरसीएम हो गया, वीसीएम हो गया, एसीएम भी इसी में ही आएगा, और साथ में एक्सीएम और वाईसीएम। बेटा एक्सीएम वाईसीएम वही आरसीएम का ही पार्ट है, बस हम लोगों ने क्या करा, एक्स और वाई एक्सिस जो है उनको अलग अलग कर दिया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक। तो चलिए बेटा यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, जैसे 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। भाई साहब नेग्लिजिबल मास की बात हो रही है यहाँ पे। नेग्लिजिबल मास मतलब इसका मास नहीं है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ वाटर। सो बच्चों वो का वही क्वेश्चन जो हमारे पास हमने किया है, अभी हमने जो बात करी है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो कैसे करना जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सीएम का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो व्हाट इज m1। अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारे पास में 2 पार्टिकल है, ठीक है। जिससे दूरी नापनी है ना आपको बेटा, उसी को m1 नापना है आपको, ठीक है। जैसे 5 kg से दूरी नापनी है आपको, तो 5 kg को आप m1 बोलो। अब 5 kg जो रखा हुआ है उसको x बराबर 0 पे मान लेता हूं मैं कि x1 0 है। तो जो मेरा दूसरा वाला है, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, 10 kg मास। तो 10 kg कहाँ हो जाएगा बेटा, 10 kg हो जाएगा मेरा कितने, रोड कितने मीटर की थी, 1 मीटर की थी। अब देखो ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो आप इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको समझ में आई बात, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बस मैंने यही पुट किया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। डन है बेटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 5 + 10। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको तो ये तो 0 हो जाएगा यह टर्म। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप एक काम कीजिए, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, 5 और 10 को 15 कर दीजिए, इसको 10 × 100
100 डिवाइडेड बाई 15। मत मल्टीप्लाई करो रे भैया, जब काटने की संभावना है, जब मिल रहा है कि कट सकता है तो काहे को मल्टीप्लाई करना। तो पहले एक बार काटा पिटी मचाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लो भैया काटा पिटी मचाओ, यहाँ पे कितना आएगा, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, ये आ गया 200/3। 200/3 कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली मेरा 66.6 सेंटीमीटर। तो 66 या 67 के आसपास कोई आंसर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी है सर। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को करूंगा और ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने क्या ना, मैं हर टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो मैं आपको कोई पीवाई की सीरीज तो करा नहीं रहा हूँ बच्चों, पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अब रिवीजन का मतलब क्या है कि जिस जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये जो भी कैटेगरीज होती है, मैं हर कैटेगरी के सवाल ले आया और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम सीखेंगे। सो यहाँ पर हमको जो वेक्टर्स है ना, जो हमको हमारे जो पोजिशन वेक्टर्स है वो वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। अगर वेक्टर फॉर्मेट में दिया है सर, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर। अब सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे आरसीएम का। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि सर आपको कैसे पता लगा कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अरे बेटा, जब आपको डायरेक्टली R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दे रखा है तो ऑब्वियसली मैं वही पुट करूंगा ना जो मुझे दे रखा है। तो मुझे दे क्या रखा है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। तो फटाफट से यहाँ पे लिखिए M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 kg। तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, R1 वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो लिख दो इसको i कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस M2 वेक्टर कितना हो जाएगा 3। इसमें कितना आ जाएगा बेटा, -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। डन है। डिवाइड कर दीजिए, नीचे कितना आएगा 1 + 3। सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा बेटा, इसको सोल्व करने पे i कैप और ये हो जाएगा -9i कैप। देखो i कैप और -9i कैप तो जाएगा -8i कैप। ध्यान समझना। उसके बाद 2j कैप और 3 को -2 से करोगे तो -6j कैप तो जाएगा -4j कैप। ध्यान समझिएगा, कोई गलती तो नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने क्या करा यहाँ पे i कैप और 3 × 3 -9, तो -9 में से एक गया तो -8i कैप। इसी प्रकार से 3 × 2 6, -6 और 2 -4j कैप, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिख दिया 3 × k कैप, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए, मैं ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं सोल्व कैसे करता हूं इसको। तो मैंने लिख दिया, इसको काट देते हैं हम लोग, -2i कैप है ना, इसको भी काट दीजिए, -j कैप इसको भी काट दीजिए, k कैप। तो ये मेरे पास में यहाँ पे -2i कैप -j कैप प्लस k कैप, -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी लिख सकता हूँ। सो बच्चों, ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के। एक में एक्सीएम पूछा था, एक में आरसीएम पूछा था। दोनों ही हम लोग निकाल सकते हैं अपने अपने फॉर्मूलाज को यूज करके। अब देखिए क्या पूछा है, 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v at any instant, then the center of mass speed of center of mass of system will be equals to what। आपको मुझे यहाँ पे एक चीज समझानी है, और वो क्या है, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू देयर इंटरनल अट्रैक्शन। जब भी आप सेंटर ऑफ मास में इंटरनल फोर्स देखो, या फिर ऐसा देखो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या फिर ऐसी कोई बात करो कि जहां पे जो भी फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इंटरनल लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या ऐसी कोई भी चीज देखो कि जो भी हो रहा है सब इंटरनल मैटर है, बाहर का कोई मैटर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा, जब भी तुम ऐसी चीज देखोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल फोर्स अगर 0 है, अगर हमारा देयर इज नो इंटरनल, अगर मैं कहूं कि देयर इज नो इंटरनल फोर्स 0 नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस परिस्थिति में हम क्या बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि हमारा जो VCM होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमारा VCM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि बेटा अगर VCM कांस्टेंट हो गया, अब समस्या क्या है यहाँ पे कि VCM इनिशियली रेस्ट पे था। देखो लिखा हुआ 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट। अगर 2 पार्टिकल
शुरू में रुके हुए हैं तो इसका मतलब वो बाद में भी रुके हुए होंगे। इसका मतलब अगर पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो वो बाद में भी सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर पहले 0 थी तो बाद में भी 0 ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेरी बात आपको क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब नई चीज आती है हमारे यहाँ पे, देखो हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा हमको समय खराब नहीं करना। हमको ऐसा रिवीजन करना है कि रोज आधा पौन घंटे की क्लास चल जाए, आधे पौन घंटे का लेक्चर हो, और उस लेक्चर के अंदर नॉट इवन 45 मिनट, मैं 45 मिनट में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, आधे घंटे से भी कम कम में मेरी इच्छा है कि इसको खत्म करा जाए, ताकि आपको एक रैपिड रिविजन मिले, आपको एक ऐसा रिविजन मिले जिससे आपको बहुत ज़्यादा समय भी खराब ना करना पड़े, और एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ इस चैप्टर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो बच्चों यहीं पे आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कब आता है, ये क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया अभी कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब मेरा जो मोमेंटम है सिस्टम का, सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहा हूं बेटा मैं, वो क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए, देखो एफ एक्सटर्नल होता कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। भाई फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूं तो फोर्स को लिख दूंगा बेटा मैं डीपी वेक्टर बाय dt। तो यही तो मेरा एफ वेक्टर आएगा, एफ वेक्टर बराबर व्हाट, डीपी वेक्टर बाय dt। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं और अगर मेरा यही चीज 0 हो जाएगी, इसका मतलब मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या मैं कह दूं कि जो मेरा टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। परंतु ऐसा कब होता है बच्चों, ऐसा तब होता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। अब पता है बच्चों को दिक्कत क्या पे आती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सर हमको ये तो पता लग गया कि आपने जो कहा है कि मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व होना चाहिए, और मोमेंटम जो है हमारा वो कंजर्व तब होगा जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा। परंतु सर हम सवालों में ये नहीं ढूंढ पाते कि एफ एक्सटर्नल 0 कब है। देखिए इसके लिए कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक प्लैंक पर चल रहा है, एक प्लैंक है, मतलब एक लंबा सा फंटा है, उसके ऊपर एक आदमी चल रहा है। जब आदमी चल रहा है तो उसने प्लैंक पर फोर्स लगाया, ठीक है, और प्लैंक ने उस पर फोर्स लगाया, तो प्लैंक और वो जो आदमी है वो एक आपस में एक मैटर हो गए। तो वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब वो यहाँ पे वो चीज, ये चीज वैलिड हो जाएगी। सर अगर मान लीजिए प्लैंक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जो खुद रफ है, बट अगर प्लैंक रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो फिर एफ एक्सटर्नल वहां पे लगेगा। परंतु हमारे सामने जितने भी सवाल आते हैं वहां पे प्लेन कहाँ रखा होता है, प्लैंक एक स्मूथ सरफेस पे रखा होता है। ऐसे कोई आदमी जो पानी पे रखी हुई नाव पर चल रहा है, तो नाव ने अब उस आदमी पे फोर्स लगाया, उस आदमी ने नाव पर फोर्स लगाया बोट पर, तो आपस में दोनों क्या हो गए, इंटरनल सिस्टम बन गए हैं। इसीलिए वहां पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी नाव से कूद गया, तो जब आदमी आगे कूदा तो नाव पीछे जाएगी, क्यों, मोमेंटम कंजर्वेशन। और एग्जांपल समझते हैं बच्चों हम लोग, जैसे बुलेट गन प्रॉब्लम जितनी भी होती है, उसमें जब बुलेट छूटती है तो वो गन के ऊपर एक फोर्स लगा के छूटती है, क्योंकि गन ने उस बुलेट पे एक फोर्स लगाया था। अब बात यह है कि दोनों एक दूसरे पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो इंटरनल फोर्स है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज वाई बुलेट गन प्रॉब्लम भी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन में कंसिडर करते हैं। और एग्जांपल के लिए समझिए बेटा, बुलेट गन हो गई, प्लैंक और मैन हो गया, या मैन और बोट हो गया, या उसके अलावा तोप हो गई, तोप और गोला, तोप चला दो भैया, है ना, तो उसके अंदर भी क्या होएगा, वही चीज होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। स्पेस में एक आदमी, उसके हाथ में बैग है, उसने बैग फेंक दिया ऐसे, जब उसने बैग फेंका ऐसे तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, क्यों, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। या मान लीजिए कई बार ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस एंड दे आर मूविंग विद देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन या देयर म्यूचुअल फोर्स, इसका मतलब वहाँ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि उसने जो भी बोला है वो सब कुछ म्यूचुअली है, म्यूचुअल है इसका मतलब इंटरनल है। तो इन सब जगहों पर मोमेंटम कंजर्वेशन माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है बेटा उसमें इसमें ये चीज क्या है, वो है कोलिजन। एक पार्टिकल है, रुका हुआ है, दूसरा आया, ले धाड़ आके भिड़ गया उससे, जब भिड़ गया तो दोनों साथ में चलेंगे या दोनों फिर से दोबारा अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोलिजन। तो कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, क्योंकि जब टक्कर हो रही होती है तो उनका इंटरनल मैटर है, ना कि एक्सटर्नल मैटर। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं। चलिए अब सुनो। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1
and mass m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2, the ratio of their kinetic energy is e1 by e2 is what। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक पार्टिकल जो था ना वो एक्सप्लोड कर गया। मैं आपको ये एग्जांपल भी मुझे देना चाहिए था कि एक्सप्लोजन में भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन मानते हैं, क्योंकि बॉम्ब रखा हुआ है, फट गया, अगर फट गया बेटा तो वो अपने ही किससे फटा है, इंटरनल फोर्स से फटा है। तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ व्हाट आई कैन राइट कि अगर मान लीजिए मेरा इनिशियल मोमेंटम 0 था यहाँ पे, तो मेरा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मेरा कितना, m1 v1 प्लस m2 v2, यही तो लिखूंगा मैं इसको। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि एक जो मेरा मोमेंटम यहाँ पे जो इनिशियल होगा वही मेरे मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा यहां से जो रिलेशन आएगा वो कितना जाएगा, मेरा रिलेशन हो जाएगा v1 बाय v2। मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में जाएगा, तो v1 बाय v2 मेरा बन जाएगा माइनस m2 बाय m1। तो इस प्रकार का मेरा एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पर v1 और v2 के बीच में। अब आप ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको समझूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग वेलोसिटीज को पहले से नेगेटिव मान सकते हैं। अगर मैं पहले से नेगेटिव मान लूंगा तो मेरे दिमाग पहले से आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब हमारा जो v2 था वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव लगा दिया। तो यहाँ पे हमको स्पेशल नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इन्होंने ये मेंशन किया है अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या मेरी बात तुम्हें क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया है v1 बाय v2 का। अब क्या पूछा उन्होंने आपसे, उन्होंने पूछा है कि द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी इक्वल टू व्हाट। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं, मतलब लास्ट का जो हम लोगों ने रैपिड रिवीजन किया था, उसका फॉर्मूला होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर। बेटा हाफ से हाफ कट जाएगा, m1 बाय m2 को यही रहने दीजिए जो वो है, मल्टीप्लाई बाई, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम करेंगे बेटा v1 बाय v2। तो v1 बाय v2 किसके बराबर हो जाएगा, उसको लिख दूंगा मैं m2 बाय m1 का होल स्क्वायर। तो यहीं से मैंने काटापिटी मचाई, और जैसे काटापिटी मचाई तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे एक m2 से देखो एक m2 कट गया, एक m1 से एक m1 कट गया, सो रिलेशन आ जाएगा m2 बाय m1। तो रिलेशन कौन सा आ जाएगा बेटा, m2 बाय m1। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे परफेक्टली मैच कर जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक अच्छे से? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे सामने एक और सवाल है, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg explodes at rest into two pieces of masses 18 kg and 12 kg। देखो दिख रहा है ना, बॉम्ब फट गया भैया। तो फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन, द वेलोसिटी ऑफ द 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज व्हाट। कुल मिला के बात यह है कि भैया इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम डिपेंड करेगा दोनों मासेस पे। तो एक मास कितना है मेरे पास में, 18 kg है। तो 18 kg बेटा एक मास, एक काम करता हूं पहले तो मोमेंटम का मैं लिख देता हूं इक्वेशन, कितना आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा अगर मैं दोनों को बराबर कर दूंगा तो 0 इज इक्वल टू m1 कितना है, पहले वाले का मास सर 18 है, मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस m2 कितना है सर, दूसरे वाले का मास 12 है, मल्टीप्लाई बाय v2। तो सर कितना आएगा मेरा v2, कर लो सोल्व बेटा, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे। तो 12 इंटू v2 बराबर 18 इंटू 6, व्हाट इज माई v2। ले भैया काट दो इसको, 6 को 12 से काट दो, 2 से कटेगा 2, 18 बटे 2 कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ये तो 9 मीटर पर सेकंड आ गया साहब, 9 मीटर पर सेकंड तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे भैया v2 तो ना पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। सो अगेन यू हैव टू write the kinetic energy and the kinetic energy is what, half m2 v2 square। तो हाफ को हाफ रहने दीजिए, what is your m2, m2 का है, 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 ये रहा m2 12। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद 9 का स्क्वायर, बेटा इसको काट दीजिए, ये बचेगा 6, ये बचेगा 81, इसको सोल्व किया, ये आएगा मेरा 486 जूल। तो दिस इज माई आंसर जो मुझे यहाँ पे देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज माई आंसर 486 जूल। ठीक है भैया, सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नया टॉपिक है
उसका नाम है कोलिजन। सो बेटा कोलिजन के अंदर मैं आपको बहुत तगड़ी चीज सिखाने वाला हूं और इसका नाम है V1 V2। सर ये क्या है? देखिए बहुत ध्यान समझिए बेटा, होता क्या है ना यार, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जब टकराता है तो उस टकराहट के बीच में वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे V1 V2 की वैल्यूज जो है, अरे कहाँ चला गया यार, हमारे V1 V2 की पता नहीं कैसे आएगा, ये छोड़ो। देखो होता क्या है बेटा, ये M1 है, ये M2 है, टकराए हैं और फिर ये M1 है, फिर ये M2 है। सर ये क्या है, समझाता हूं एक एक करके। यहां से U1 स्पीड से ये पार्टिकल आया है फर्स्ट वाला, इसकी मास है M1, इसका मास है M2। बहुत मैं आपको बेटा कोलिजन का एक प्रकार से रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं, इस फॉर्मूले से आप चाहे जो क्वेश्चन कर दीजिए कोलिजन के, खटाखट एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत ईजी है, उससे पहले मैं आपको चीज समझाता हूं, समझिए। तो बेटा ये मास M1 है, मास M2 है, इसकी स्पीड U1 थी, इसकी स्पीड U2 थी, और ऑब्वियसली U1 की वैल्यू ज्यादा थी U2 से। अरे तेज चलेगा तभी तो टकराएगा भैया, अगर आगे वाला तेज चल गया तो टकराएगा कैसे, इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा थी उसकी स्पीड से। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये M1 था सर, ये M2 था, अरे मास तो वही रहेगा ना भाई साहब, इसकी स्पीड जाएगी V1, इसकी स्पीड जाएगी V2, तो कौन तेज चल रहा है हमारा अब टक्कर के बाद, V2 तेज चल रहा है टक्कर के बाद। सर ये कैसे पता लगा आपको? अरे भाई साहब टक्कर हो चुकी है यार, अब टक्कर हो गई तो आगे वाला तेज भागेगा ना, ऐसे थोड़ा ना पीछे वाला फिर तेज भाग रहा है, फिर टक्कर मार रहा है, फिर टक्कर के बाद पीछे वाला फिर तेज भाग रहा है, फिर एक और टक्कर मार रहा है, पीछे वाला फिर तेज भाग रहा है, फिर पीछे वाला फिर एक और टक्कर मार रहा है। ऐसा नहीं होता यार, होता क्या है कि जैसे टक्कर हो जाएगी, अब आगे वाला टक्कर पड़ गई, भागा एकदम स्पीड से, और पीछे वाला वहीं रह गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे V1 V2 लिख देते हैं, परंतु सर हर सवाल में V1 V2 निकालना पड़ता है, और उसके लिए मास्टर लोग बहुत लंबे लंबे दो फॉर्मूले लिखाते हैं या फिर दो तरीके लिखाते हैं कि पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करो, फिर आप E की इक्वेशन लिखो। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी इक्वेशन होती है। एक तो होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की बेटा, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, M1 U1 M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 M2 V2। सो आप लोगों के इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली इस मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर कोलिजन पढ़ने की क्या ही आवश्यकता है, हमारे कौन से कोलिजन के सवाल आ ही रहे हैं। तो बेटा बात ये ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन के नाम पे कोलिजन के सवाल दे सकते हैं वो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोलिजन को स्पेशली टॉपिक को लेना पड़े उनको। और ई जो है ना, ई हो सकता है आपको ई का ना दे वो, तो ई का भी अगर मान लो देना भी चाहे, अगर मान लीजिए, तो होता क्या है, ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेटा ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, स्पेशली ऊपर वाली इक्वेशन, स्पेशली ऊपर वाली इक्वेशन। और जो नीचे वाली है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जो ई होता है ना, इसकी तीन वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ई या तो 0 हो जाए, या ई परफेक्टली 1 हो जाए, या ई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। इस परिस्थिति में व्हाट आई कैन से कि ई अगर मान लीजिए 0 है बच्चों, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर ई 1 है तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और ई अगर 1 से 0 के बीच में कुछ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनइलास्टिक कोलिजन। गेटिंग माय पॉइंट? ये ना परफेक्टली है ना ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये जो खास खास बातें हैं, इसके लिए मैंने पेज छोड़ा था, मैंने आपको यही बता दी। तो मैं ऐसे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after the collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution e will be equals to what? तो बेटा एक चीज समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्वेश्चन मैं आपको चाहूँ ना तो डायरेक्ट बता सकता हूँ किससे, when the initial velocity of the lighter block is v, तो डायरेक्ट हम किससे कर सकते हैं, हमारे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं और फॉर्मूले से समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा V1 का फॉर्मूला क्या था, P इनिशियल M2 इंटू E, हमारे पास क्या था, U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले बेटा यहाँ लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप लोग। V1 इज इक्वल टू P इनिशियल M2 इंटू E U2 माइनस U1 बाई M1 प्लस M2। आप अगर ध्यान से देखो इसमें काफी सिमिलरिटी है दूसरे वाले और पहले वाले में। इसमें PI था, इसमें PI था,
इसमें M2 था, इसमें M1 हो गया, इसमें E था, इसमें भी E था, इसमें U2 माइनस U1 था, इसमें U1 माइनस U2 था, नीचे की चीजें दोनों की बराबर थी। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस हिसाब से तो भाई साहब हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है सर, अब कंडीशन लिखते हैं। दो ब्लॉक थे साहब, एक का मास कितना था, इसको कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए, डार्क कलर लेते हैं, डार्क ब्लू नहीं, चलो डार्क ब्लू ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सो बच्चों पहले कंडीशन क्या थी कि जो M1 मास था वो कितनी स्पीड से आ रहा था, कोलाइड विद स्टेशनरी ब्लॉक। जो ये 4m मास था ना, ये तो रुका हुआ था, इसका मतलब मेरा U2 तो रुका हुआ था, और मेरा U1 किसके बराबर था, V के बराबर। U1 किसके बराबर था, V के बराबर था। अब यहां से ये चला गया, अब यहां पे क्या आएगा बेटा, ये M आएगा और ये 4m आएगा। कहा क्या है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, अगर इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारी, स्मॉल v हो गई, इसका मतलब v1 नहीं, इनिशियल पूछा है अपने से, इनिशियल दे रखी है अपने को v, तो अपने को क्या बोला है, इसकी स्पीड हो जाएगी v1, इसकी स्पीड हो जाएगी v2, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट। तो हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। मेरी बात तो समझ में आ रही है बेटा, यहाँ पे करना क्या हम लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एंड द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो हमारा छोटा वाला है वो रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब बाद में v1 जीरो हो गया। तो चलो भैया फॉर्मूले में v1 को जीरो पटको, तो v1 को जीरो पटक दिया हमने। इनिशियल मोमेंटम कितना था, सिर्फ यही चल रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा ओनली mv। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, m2। अब m1 तो मेरा m है और m2 कितना है, 4m है। e की वैल्यू मुझे निकालनी है। u2 कितना है, पहले रुका हुआ था भाई सेकंड वाला, माइनस जो फर्स्ट वाला है उसकी स्पीड कितनी थी, v थी, डिवाइड कर दो m प्लस 4m 5m। बेटा इसको सोल्व करना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया सर। ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर mv, और इसको लिखो माइनस v हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 4m ev। बेटा m से m बाहर कॉमन लेके काट डालो, तो कितना बचा, v से v काट डालो तो कितना बचा बेटा, 1 बराबर 4e, तो e बराबर 1/4। ये एक ही फॉर्मूले से हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। और व्हाट इज 1/4, 0.25। अब इसको अगर मान लो तुम दो इक्वेशन से करते हो, सॉल्व करते हो, बहुत मुश्किल पड़ता है बेटा, इसको याद कर लो। कोलिजन में ये ब्रह्मास्त्र है, कोलिजन का इतना खतरनाक फॉर्मूला है ना, इससे कुछ भी निकल जाता है बहुत इजीली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी रेगुलर क्लास हुई होती, ये तो रैपिड रिवीजन है, अगर रेगुलर क्लास हुई होती, मतलब जब मैं रेगुलर क्लास लूंगा इसकी, जब मैं लेक्चर्स लूंगा, लंबे लंबे लेक्चर्स लूंगा मैं इसके, तो उन लेक्चर्स में बेटा मैं आराम से डिटेल में बहुत धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों का आपको बताऊंगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे चैनल के ऊपर पिछले 1 साल से हम लोग रेगुलरली लेक्चर्स डाल रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। पूरे 12th का पोर्शन बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, स्लो तरीके से पूरा कंटेंट हमने 12th का डाला है। तो इसी प्रकार से हम 11th का क्लास का जो कंटेंट है उसको भी बहुत जल्दी यहाँ पे लेक्चर वाइज हम लोग अपलोड करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B having velocities of 0.1 meter per second, -0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocity of B and A after the collision respectively will be equal to what? सीधा सीधा V1 V2 का फॉर्मूला आ गया बेटा। देखो ध्यान समझना, ये मेरे पास में क्या क्या है, M1 है। M1 कितना है, डायरेक्ट देखिए आप, 2 आइडेंटिकल बॉल्स, बेटा M1 M2 बराबर है, इसने बोला आइडेंटिकल है, दोनों का मास m मान लो, दोनों का मास। मजा आ गया सर, अब तो शानदार काम हो गया। अच्छा V1 कितना हो जाएगा सर, V1 हो जाएगा इसका 0.5, V1 नहीं है, V2 भी है, सॉरी U1 है, U1, और U2 कितना हो जाएगा सर, -0.3। डन है ना। अब बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है जो अपने बार बार काम आएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए बेटा, वो जाएगा m × 0.5, और ये हो जाएगा -0.3 × m। सोल्व करके कितना आ जाएगा, 0.2 × m। ये हो गया मेरा P इनिशियल। अगर मेरा P इनिशियल ये हो चुका है 0.2 m, सो बच्चों अब सीधा फॉर्मूला चिपकाएंगे हम लोग। एक काम करते हैं, फॉर्मूले को ब्लैक से लिखते हैं। व्हाट इज माय फॉर्मूला, V1, जो मुझसे डायरेक्टली पूछा है सवाल के अंदर, 16 में पूछा है, 94 में पूछा है, 91 में पूछा है, इतनी बार पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बेटा, V1 कितना आएगा, P इनिशियल M2E U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वाह वाह वाह,
व्हाट इज पी इनिशियल 0.2 m, वाह वाह वाह। m2 कितना है भाई साहब, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे टकरा रहे हैं, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, वाह वाह वाह। ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाह भैया वाह। U2 कितना है, U2 -0.3, माइनस और -0.5। ये कौन सा माइनस है सर, ये फॉर्मूले का माइनस है, शगुन का माइनस है। और नीचे लिख दीजिए आप 2m, दोनों आइडेंटिकल थे। अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, -0.3 -0.5 -0.8 हो जाएगा। -0.8 में से जब 0.2 गया तो कितना बचा बेटा, -0.6 बचा। तो ये जाएगा -0.6 m डिवाइडेड बाय 2m। यहां से m काट डालिए, कितना आएगा, -0.3 मीटर पर सेकंड। अब -0.3 मीटर पर सेकंड से कौन सा मैच कर रहा है, देखिए सर ये वाला मैच कर रहा है। अब आपसे पूछा बी की वेलोसिटी कितनी, बी की पहले पूछिए और ए की बाद में पूछिए, ध्यान रखिएगा, पहले बी की पूछिए और ए की बाद में पूछिए। तो ए की बाद में कितनी आ रही, -3 मीटर पर सेकंड, -0.3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। एक काम करते हैं, हम V2 भी निकाल के देखते हैं। अब बेटा V2 है ना, V2 मैं कभी भी ना फॉर्मूले से नहीं निकालता V2, मैं किससे निकालता हूं V2, मैं इसी में घिच-पिच करके चेंज करके इसी में V2 निकाल लेता हूं। देख कैसे बेटा, V2 कितना आएगा, ये चीज तो एच आ जाएगी, तो डायरेक्ट लिख दो 0.2m। उसके बाद m, यहां m2 था वहां m1 होता है, परंतु दोनों बराबर है इसलिए m का m ही रह जाएगा और e की वैल्यू तो 1 ही रह जाएगी। अब वहां पे था कितना था बेटा, वहां पे -0.3 -0.5 और यहां कितना होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो ये -0.8 हो गया ना, तो उसका जस्ट उल्टा कर दे 0.8, खत्म बात। 0.8 ये लो भैया, डिवाइडेड बाय 2m। अब सोल्व करके कितना आ गया ये, देख 0.2 और 0.8 मिला के हो जाएगा मेरा, कुल मिला के m हो जाएगा भाई। 0.28 और 0.8m दोनों मिला के m हो जाएगा। तो m बटे m कितना कट जाएगा बेटा, सिर्फ हाफ बचेगा, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। तो जो B वाला है ना, उसकी स्पीड होनी चाहिए 0.5 मीटर पर सेकंड। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है। अपन ने कितना आसानी से बेटा कोलिजन वाला क्वेश्चन निकाल लिया है। मैंने आपको कोलिजन के डिफरेंट चीजें बताई, मैंने आपको डिफरेंट प्रकार से मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल बताया। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है, आपको RCM, VCM, ACM, XCM, YCM इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहली चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब F एक्सटर्नल 0 होता है और इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देना है, खत्म बात। दूसरी चीज, कोलिजन के जो क्वेश्चन आते हैं, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन आते हैं जो एक्सप्लोजन पे बहुत ज्यादा आते हैं। बम फट गया, 2 टुकड़े हो गए, एक इधर गया एक इधर गया, एक की स्पीड दे रखी है दूसरे की निकाल लो, सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोलिजन का सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला उसको याद रखना है बेटा। ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है दोनों के दोनों, चाहे ये वाला हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। तो ये लीजिए, ये फॉर्मूला जो है दोनों के दोनों, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कोलिजन। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।